हेलो 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 हेलो। मेरा नाम शुभप्रीतम द्विवेदी है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग एक कंपाउंड होता है, एक दो एटम होते हैं, वो दोनों कंबाइन करते हैं। कैसे कंबाइन करेंगे? इनके बीच में कोई तो फोर्स होगा जो एक दूसरे को बांध के रखेगा। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, that binds two atom or two species together is called chemical bond। ठीक है। तो ये जो दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे, क्यों करेंगे? कोई ना कोई तो जरूरत होगा इनके। सही बात है। कोई भी मतलब किसी के साथ अगर जुड़ता है तो कोई ना कोई तो पर्पस होगा। ऐसे ही किसी के साथ जाके कंबाइन नहीं कर देगा, कोई रीज़न होगा। तो रीज़न ये है, मन में ये क्वेश्चन आया होगा, क्यों कंबाइन करते हैं? क्योंकि किसी भी सिस्टम को उसके नेचुरल टेंडेंसी होता है, वो अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है। कोई भी हो, वो चाहे इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो, कोई स्पेसिस हो, स्टेबलाइज ही करेगा ना। सब अपने अपने लगे हुए। कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता है, कोई सोशल स्टेबल होना चाहता है। सही बात है। तो आटम भी वही चाहता है। आटम चाहता है कि उसकी एनर्जी डाउन हो जाए, लो हो जाए, कम से कम एनर्जी वो होल्ड करके रखे। क्योंकि साइंस के भाषा में हम बोलते हैं कि जिसकी एनर्जी सबसे कम है वो ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी होगा तो वो उछल कूद ज़्यादा करेगा, ज़्यादा उछलेगा, तो उसको स्टेबलाइज हम नहीं बोलेंगे, स्टेबल नहीं बोलेंगे। तो एनर्जी कम होने से एटम स्टेबल होता है। तो ये अपना एनर्जी कम करने के लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए किसी और एटम या किसी और स्पेसिस से जाके कंबाइन करता है। सही बात है। समझ आ गया? व्हाई डू एटम्स कंबाइन? तो ये कैसे कंबाइन करेंगे? एक रूल होता है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल के थ्रू ही अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। ये ऑक्टेट रूल क्या है? कोई भी एटम अपने जो आउटर मोस्ट सेल होता है, सपोज ये एटम हो गया, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, ये एक एक सेल है। यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, ठीक है, एक एक सेल है यहाँ पे। तो हर सेल में आउटर मोस्ट सेल जो होता है सिर्फ वही कंबाइन करेगा। क्यों? क्योंकि इनर सेल तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा ना। दूसरा एक एटम आ रहा है यहाँ पे, तो ये बाहर ही बाहर कंबाइन करेंगे ना। इनर सेल तो कंबाइन नहीं करेंगे, इनर सेल तो पार्टिसिपेट नहीं करते केमिकल बॉन्डिंग में, आउटर सेल पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो आउटर सेल होता है यही इसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, एवरी एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे। तो एवरी एटम वांट्स टू ऑक्यूपाई 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, जिसको हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं। सही है। तो ये हो गया ऑक्टेट रूल। तो सपोज ये एक एटम हो गया, ये दूसरा हो गया, इसके पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए इसके पास आउटर मोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों क्या करेंगे? दोनों बोलेंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब हम शेयर कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। शेयर जब करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे ना, ये दोनों इसके भी काउंट होंगे, इसके भी काउंट होंगे। शेयरिंग हो गया। तो ये जो शेयरिंग, ये कॉमन इलेक्ट्रॉन हो गया, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको दोनों शेयर करेंगे।
तो इसके पास भी 8 हो गया, इसके पास भी 8 हो गया, तो एक पर्पस से एक दूसरे से जुड़ गए। ये एक तरीका हुआ कंबाइन करने का। दूसरा ये है कि सपोज किसी के पास एक ज़्यादा है, किसी के पास सपोज 9 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 9 वाला है ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये जब कंप्लीटली ट्रांसफ़र करेगा, इसके पास 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, दोनों के पास 8 हो गए, दोनों के ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गए। ये भी एक तरीका हुआ। और एक तीसरा तरीका भी है, किसने चलो, तीसरा क्या है, दोनों लोग शेयर करेंगे, लेकिन ये जो कॉमन इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक ही का होगा, एक ही एटम का होगा। कैसे? इसमें क्या होता था, इसमें ये एक देता था, ये दूसरा एटम भी एक देता था, दोनों में इक्वल कंट्रीब्यूशन देता था। लेकिन इस वाले पे क्या होगा ना, एक एटम को दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसी को कॉमन रखेंगे, दोनों शेयर करेंगे। ये तीसरा तरीका हो गया। तो ये जो 3 तरीके होते हैं, ये 3 तरीके से एटम्स कंबाइन करते हैं। तो बॉन्ड समझ गए, बॉन्ड होता है जो अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स 2 स्पेसिस टुगेदर, 2 केमिकल स्पेसिस, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो ये जो कंबाइन करने का तरीका होता है, इसी के बेसिस पे हम 3 तरह की बॉन्ड को पढ़ते हैं, 3 तरह की बॉन्ड को स्टडी करते हैं। पहला क्या है, आयोनिक बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, पहला क्या है, आयोनिक बॉन्ड। पहला वाला जो तरीका समझे थे, क्या होगा ना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक के पास ज़्यादा होगा, एक के पास कम होगा, तो एक दूसरे को कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देगा, दोनों के पास 8 हो जाएंगे। सही बात है। ये हो गया आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्यों इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं? क्योंकि सपोज सोडियम एक एटम, सही है, ये क्या करेगा, 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम, तो 1s2 2s2 2p6 3s 4 10 3s1 कन्फिग्रेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पड़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्लोरीन एक है, क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 17 इलेक्ट्रॉन है, 2p6 10 2s 2p 3s2 3p 5। तो ये आउटरमोस्ट सेल है, 3s एंड 3p, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। इसमें टोटल कितना, आउटरमोस्ट पे 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम का। तो ये दोनों आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन करेंगे? होगा क्या, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, सही बात है, लूज करके ये क्या करेगा, एक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा 1s2 2s2 2p6,
सही है। तो ये हो गया इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सोडियम का। आउटर मोस्ट में कितने हो गए? 6, 6 + 2 8 ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया। तो ये बन गया सोडियम प्लस, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। सही है। दूसरा Cl के केस में क्या होगा? सोडियम बन गया सोडियम प्लस। Cl के केस में क्या होगा? आउटर मोस्ट में 7 ही इलेक्ट्रॉन है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको चाहिए और एक कोई दे दे तो ये अपना आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रख लेगा। तो किससे लाएगा? जिसके पास ज़्यादा है। तो ये सोडियम के जो 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो क्या हुआ? सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया किसके पास? क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन बन गया Cl-। सही है। तो दोनों आसपास आए, एक ने दिया एक ने रिसीव किया, Na+ एंड Cl-। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है यहां तक? तो ये दोनों आपस में ऐसे पास पास रहेंगे, कंबाइन करें, क्योंकि इसने दिया है इसने रिसीव किया है, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, एक पर्पस से दोनों जुड़ गए। और ये जो फोर्स होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, सेम चार्जेस रिपेल। तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, दोनों मिल जाएंगे, बन जाएंगे क्या? NaCl। तो इस तरह से बन गया आयोनिक बॉन्ड, और इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझ गए? मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, तो डेफिनेशन आप मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना। तो आयोनिक बॉन्ड बन गया। दूसरा एक तरीका हमने पढ़ा था जो शेयरिंग के लिए, दोनों एक कॉमन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज दोनों के पास साथ साथ है, तो ये अपना एक देगा, ये अपना एक देगा। तो ये दोनों जो है, दिखा देता हूँ मैं। आयनिक बॉन्ड क्लियर हो गया। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। जिसके पास ज़्यादा है वो दे देगा, जिसके पास कम है वो ले लेगा। वो लेने, इसको एक तरफ से ये लोन ले लिया तो ये बांध के रहेगा ना इसके साथ, छोड़ तो नहीं जाएगा ना। तो NaCl बन गया इस तरह से। फिर दूसरा आता है कोवैलेंट बॉन्ड। वीडियो चल रहा है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होगा? एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, इसके पास आउटर मोस्ट में 7 होगा, इसके पास भी 7 होगा। तो ये दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि हम एक एक इलेक्ट्रॉन एक कॉमन शेयर कर लेते हैं। इसमें एक का इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा। तो ये जो दोनों है, ये दोनों इसके भी काउंट हो गए और इसके भी काउंट हो गए। तो इसके पास टोटल कितना हो गया? 7 प्लस इसका एक 8, इसके लिए भी सेम 7 प्लस इसका एक 8। तो दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों का ऑक्टेट सैटिस्फाइड, दोनों खुश। सही है। तो सपोज मान लो कि क्लोरीन के ही केस ले लेते हैं। क्लोरीन में क्या होता? आउटर मोस्ट में कितने थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो वही पकड़ लेते हैं।
तो साथ एक क्लोरीन ने दिया एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों क्लोरीन के पास क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सही है, तो इससे बन गया Cl2 मॉलिक्यूल। Cl2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल क्या से करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से कंबाइन करते हैं। NaCl केस में क्या होता, आयोनिक बॉन्ड से कंबाइन करते हैं, यहाँ पे कोवैलेंट हो रहा है। क्लियर है इतना? तो डेफिनेशन आप लिख लेना। द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया? वैसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। एंड आयोनिक बॉन्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that is formed by the complete transfer of electron from one atom to another, that is ionic, this is covalent. ये है थर्ड टाइप, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या है ये, NH3 मॉलिक्यूल हो गया। इसमें क्या हुआ ना, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट पे कितने हैं, 5, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको कंप्लीट मॉलिकुलर रिप्रेजेंटेशन बाद में देखेंगे, आगे है आपका। तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए 3 चाहिए, तो 3 चाहिए, तो ये क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। NH3 हो गए। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया जो कि नॉन बॉन्डिंग है, इसको हम लोन पेयर बोलते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है H+, मतलब क्या, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। वैसे तो H+ में ऑक्टेट रूल नहीं होता क्योंकि ये एक बहुत सी छोटा होता है, तो इसको तो सेल ओनली 1s सेल ही होता है इसके पास, तो ये ऑक्टेट कैसे रखेगा, तो ये एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का, ये नहीं रख सकते। जिसका 8 से ज़्यादा होगा तो वो ऑक्टेट रख पाएगा, आउटर मोस्ट में ऑक्टेट रख पाएंगे, ये नहीं रख पाएंगे। तो H+ क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। जब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है, इसका जो लोन पेयर, ये क्या करेगा, ये लोन पेयर को इसको डोनेट कर देगा। सॉरी, H+ को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1s है ना, तो 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। H+ ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, तो इसको 2 चाहिए 1s में रखने के लिए। तो 2, ये जो NH3 मॉलिक्यूल का एक नॉन बॉन्डिंग पेयर है, लोन पेयर जिसको बोलते हैं, ये डोनेट कर देगा। डोनेट करने से जब कोई डोनेट करता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। जो एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिव। तो जब डोनेट करेगा तो 3 हाइड्रोजन तो पहले से ही लगे थे कोवैलेंट बॉन्ड से, एक का क्या होगा, एक और हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। तो सिंस नाइट्रोजन एटम हैज डोनेटेड, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स ऑन इट। ठीक है, तो यहां से बन गया क्या, NH4+। कैसे बना,
3 कोवैलेंट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड है इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, इसको हम एक आरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई एन आरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर की एस प्लस, डोनर एन नाइट्रोजन एटम। ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से फॉर्मेशन हो गया NH4+। समझ में आ गया? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स से आप थोड़ा बुक देख लेना, वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स से और भी क्लियर हो जाएगा। बस तो बस एक एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़, मान लो कि अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है ऐसे दो एटम के बीच में, ये इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर से इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक बॉन्ड, वन बॉन्ड मीन्स वन इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। अगर मान लो ये दोनों और एक और इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्यों देंगे? समझो एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने से भी उनके ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं होते, तो क्या करेंगे? एक और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, तो दो पेयर हो गए। तो दो पेयर मतलब 2 बॉन्ड हो गए। इसको बोलते हैं मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर दे तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। सही बात है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही पेयर में दोनों सेटिस्फाई हो जाए, दोनों 2 पेयर भी शेयर कर सकते हैं, 3 पेयर भी शेयर कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के केस में अगर N2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं तो इसमें क्या होता है, दोनों N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक नाइट्रोजन के पास 5, दूसरे के पास 5, तो इसको चाहिए 3 और इसको चाहिए 3 और, तो ये दोनों, ये 3 दे देगा, ये भी 3 दे देगा, तो दोनों 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे, दोनों के 8 हो जाएंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे, तो दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं ताकि दोनों की ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाए। मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड इसको बोलते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। समझ में गया? अभी तक क्लियर है? तो अब समझेंगे लुईस रिप्रेजेंटेशन। लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। सपोज एक मॉलिक्यूल ले गए NH3, एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इनके बीच में जो बॉन्डिंग होता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका लुईस ने दिया था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक डॉट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे ना, इसके पहले टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। टोटल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है?
5 है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इनको एक एक चाहिए, एक एक चाहिए ना, 1s2 1s1 1s1 मतलब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनको एक एक चाहिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके एक एक, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक एक, तो इनकी वैलेंसी एक हो गया। तो टोटल कितने हुए? 5 1 6 7 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, ये 8 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे एक ऐसी वे में जैसे कि सबके ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाए। कैसे कर सकते हैं? सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। इसके 1 1 2 3 5 8, अंदर के इलेक्ट्रॉन तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। तो इनको एक ऐसे तरीके में अरेंज करना है ताकि चारों 1 2 3 4 चारों आटम सबके ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाए। वैसे तो हाइड्रोजन के ऑक्टेट नहीं होते, इसको बस 2 इलेक्ट्रॉन 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए बस ये स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि इसको कोई सेल ही नहीं है आगे, सिर्फ 1s है, तो 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये ऑक्टेट को नहीं फॉलो करता, फिर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन में ही स्टेबलाइज हो जाता है। तो ऐसे वे में अरेंज करना है ताकि सब स्टेबलाइज हो जाए, जैसे कि हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाए और नाइट्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे कर सकते हैं ना, हम इसके से सारे 1 5 1 6 7 8 आठों के 8 इलेक्ट्रॉन को एक डॉट में रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट में कैसे? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में हम दिखा दिए 5 इलेक्ट्रॉन, सही बात है। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन को लिख दिए, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों शेयर कर गए। यहाँ पे ये 2, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ गया, ये दोनों एक शेयर कर गए। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और आ गया, ये हाइड्रोजन शेयर कर गए। ठीक है, ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल में दोनों कॉमन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं। तो काउंट करो कितना हुआ। नाइट्रोजन के कितना हुआ? 2 2 4 6 8, नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के कितने हुए? हाइड्रोजन के 1 2 2 इलेक्ट्रॉन हुए। इस हाइड्रोजन के, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 2 हो गए, तो सब सेटिस्फाइड। इसका ऑक्टेट हो गया, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सब स्टेबलाइज हो गए। तो ऐसे जो रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को एक डॉट के फॉर्मेट में रख के सबके ऑक्टेट सेटिस्फाई करते हैं और एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, एक और बात, ये जो लुईस रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। जैसे मान लो कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस यहाँ पे होता है, तो क्या करते हैं? अगर सपोज मान लो कि हम यहाँ पे जैसे लेते हैं कि CO2 या फिर ऐसे मान लो CO3 2- ही ले लेते हैं, CO3 2-, इसमें क्या, कार्बन, एक न्यूट्रल ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज, सही है, एक नेगेटिव चार्ज। ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको लुईस रिप्रेजेंटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसका रूल है ये कि जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो
एक एक नेगेटिव चार्ज के लिए हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और एक एक पॉजिटिव चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन माइनस करते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने तो माइनस कर देंगे, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करो कितना हुआ, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना 4, 4, इसके आउटर मोस्ट में 6 प्लस 6 प्लस 6 हो गए, तीन ऑक्सीजन है ना, तो तीनों के 6 हो गए। दो नेगेटिव चार्ज, तो एक नेगेटिव चार्ज, ईच नेगेटिव चार्ज फॉर ईच नेगेटिव चार्ज ऐड 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा +1 तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गए 6 + 4 10 16 28 30 हो गए 30 इलेक्ट्रॉन, टोटल 30 इलेक्ट्रॉन हो गए इंक्लूडिंग द नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं होते तो कितने होते 28, टोटल 30 हो गए। इस 30 इलेक्ट्रॉन को कार्बन और ये तीनों हाइड्रोजन के बीच में ऐसे रिप्रेजेंट करना है जैसे सबके सब ऑक्टेट सेटिस्फाई कर जाए, करेक्ट। तो ऑक्टेट कैसे सेटिस्फाई करेंगे देखते। कार्बन आ गया, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, सही है। एक न्यूट्रल ऑक्सीजन है, न्यूट्रल ऑक्सीजन को चाहिए कितना 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दो पेयर शेयर करेंगे ना, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर दिया न्यूट्रल ऑक्सीजन, सही है। इसमें क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, O माइनस का आउटर मोस्ट में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन, इसको एक और चाहिए 8 बनने के लिए, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा ना, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक ही पेयर शेयर करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास एक्स्ट्रा है, तो एक पेयर शेयर कर देगा तो उसके ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो O माइनस को किसे दिखाएंगे, O माइनस यहाँ पे है, O माइनस इसके एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो O है इसके पास कितने 6 1 7 8 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि एक ही पेयर शेयर किया, क्योंकि एक ही चाहिए था उसको। दूसरा एक O माइनस है, ये भी एक पेयर शेयर कर लेगा, हो गया रिप्रेजेंटेशन लुईस डॉट स्ट्रक्चर का। बीच में सेंट्रल एटम रहा, जो सबसे लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसका होता है उसको हम सेंटर में रखते हैं, उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं, लोएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। उसके चारों आसपास सब एटम कंबाइन करते हैं आके। तो ये एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया और दोनों ने सिंगल बॉन्ड, हो गया क्या CO3 2-। ऐसे होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया। पहला टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन से एक माइनस कर लो, और कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर लो। तो उसके बाद टोटल जो इलेक्ट्रॉन को ऐसे अरेंज करो जैसे कि सबके सब एटम का ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाए, किसी के भी कोई कमी ना रहो, जिसको जितना चाहिए उतना मिल जाए, सही है। वैसे अरेंज करना है और इलेक्ट्रॉन को एक डॉट के फॉर्मेट में अरेंज करना है, रिप्रेजेंट करना है। ऐसे लुईस स्ट्रक्चर में एक और एग्जांपल ले सकते हैं NF3 का। NF3 का पहला स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप 1 में हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना 5, फ्लोरीन का कितना 7, टोटल 3 फ्लोरीन है तो 3 × 7 5 + 21
26 इलेक्ट्रॉन टोटल। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है क्या? नहीं है ना। तो स्टेप 2 में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना ही ऐड होगा ना ही कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है। अगर यहाँ ऐसे होता तो CO3 इस केस में क्या था, 2- था, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करते थे। सपोज NH3 प्लस भी हो जाएगा, NH4 प्लस, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो ये वाला तो नहीं है, इसमें कुछ ऐड करना नहीं पड़ेगा। वीडियो चल रहा है ना। टोटल 26 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस 26 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे अरेंज करना है जैसे कि एक नाइट्रोजन और तीनों के तीनों फ्लोरीन के ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाए। कैसे करेंगे? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने हुए? 5। सही है। 3 फ्लोरीन है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल ही है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने? 7। उसको 1 चाहिए, मतलब वो एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो 1 फ्लोरीन आया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 पेयर शेयर हो गए। दूसरा फ्लोरीन आया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा पेयर भी शेयर हो गया। तीसरा फ्लोरीन आया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये शेयर कर दिया। ये तीनों हो गए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट जिसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर, बॉन्ड पेयर्स। और ये जो बच गए ना, इसको नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर बोलते हैं। सबके ऑक्टेट हो गए। नाइट्रोजन के पास 2, 4, 6, 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन को 1 चाहिए था, 1 मिल गया, 8 हो गया। इसको भी 1 चाहिए था, 1 मिल गया, इसका भी ऑक्टेट हो गया। तो चारों के चारों ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गए। तो ये हो गया कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ NF3 इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसको हम डायरेक्ट मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में लिख देते हैं FF, है ना। ठीक है, क्लियर? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद एक और टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज तो ये एक तरह की, सपोज कोई मैं को ये सपोज कहता हूँ कि कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे कि NH3 सपोज मान लो तुम, NH3 हो गया, ये मॉलिक्यूल है। तो एक एक एटम के ऊपर कोई ना कोई इमेजिनरी चार्ज होगा, कोई ना कोई इमेजिनरी चार्ज होगा। तो ये जो इमेजिनरी चार्ज है ये किस वजह से आता है? क्योंकि कितने पेयर इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किए और उसको कितने थे, उसके बेसिस पे एक इमेजिनरी चार्ज इसको हम असाइन करते हैं। एवरी एटम, नाइट्रोजन को भी, तीनों हाइड्रोजन को भी असाइन करते हैं एक इमेजिनरी चार्ज। इसी को बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। ये काउंट करने का एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप उसको अप्लाई करो और निकालो फॉर्मल चार्ज, कोई इशू नहीं है। तो कैसे करेंगे? तो डेफिनेशन लिख लो।
डिफरेंस बिटवीन एंड लुईस स्ट्रक्चर। देखिए पहला वीडियो है, थोड़ा सा इसलिए धीरे धीरे चलना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स फ्री स्टेट फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम। ये लिख लो, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स फ्री स्टेट। जब कोई भी एटम उसके फ्री स्टेट में होता है, उसके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसमें, और जब वो मॉलिक्यूल में होता है तो मॉलिक्यूल में लुईस स्ट्रक्चर में उसको कितने इलेक्ट्रॉन हम असाइन करते हैं, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है, इसी को हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। तो इसको काउंट कैसे करेंगे? काउंट ऐसे करेंगे, फॉर्मल चार्ज शॉर्ट में लिख देता हूँ, एफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in the free state minus number of non-bonding electron। और लोन पेयर माइनस हाफ ऑफ शेयर पेयर और बॉन्ड पेयर। लिखो इसको, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी एटम उसके फ्री स्टेट में होता है तो उसको कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके है, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन द लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर में जब देखो तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, उसको माइनस करना है, माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गया? एक एग्जाम्पल लेके देखते। एक एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी में ही है यही एग्जांपल, मैं डायरेक्ट उठा रहा हूँ उसको एनसीईआरटी से। O3 ओजोन एक सेंट्रल एटम हो गया, दोनों ऑक्सीजन हो गए, ठीक है।
एक के ऊपर प्लस चार्ज, एक के ऊपर माइनस चार्ज, ऐसे होता है। आगे क्लियर हो जाएगा ये कैसे प्लस आया कैसे माइनस आया, ये धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, इतना मत स्ट्रेस लो। इसमें क्या होगा, सपोज इसी सेंट्रल एटम का हमें निकालना है, मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3, ठीक है। 1 सपोज ये वाला ऑक्सीजन के लिए हमें निकालना है फॉर्मल चार्ज, तो कैसे निकालेंगे, जब ये ऑक्सीजन फ्री स्टेट में होगा तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, 6। तो फॉर नंबर 1 ओ एटम, फार्मूले में क्या था, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स फ्री स्टेट, ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं फ्री स्टेट में, 6 ही होंगे, और क्या 6, सही है, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर। अच्छा, इसके ऊपर कोई लोन पेयर है क्या, कोई लोन पेयर है क्या, क्योंकि ये तो डोनेट कर दिया ना, डोनेट कर दिया इसलिए तो प्लस है, इसलिए तो प्लस है, इसलिए तो प्लस है ना। ये दोनों कोवैलेंट हो गए, इसी में ही इसका ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया था ना ऑक्सीजन का, एक लोन पेयर बच गया था, ओ सॉरी एक और लोन पेयर है इसके ऊपर, एक और लोन पेयर है ना, एक और लोन पेयर है ना इसके ऊपर, सो सॉरी, हो जाता है कभी कभी गलती। लोन पेयर कितने, 1, तो एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, लोन पेयर नहीं, लोन पेयर नहीं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितनी है, एक लोन पेयर है मतलब 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो -2 कर दो, 6 - 2, और इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड पेयर 1 2 3, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, सही है, माइनस हाफ, हाफ करना है इसमें, क्यों हाफ करना है, क्योंकि एक बॉन्ड पेयर पे इसी ऑक्सीजन का बस आधा हिस्सा ही है, सही बात है, बस आधा हिस्सा ही है, इसलिए इसको हाफ से करते हैं, क्योंकि हाफ ऑफ टोटल शेयर पर 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, हाफ इंटू 6, तो क्या हो गया 6 - 2 - 3, 1 हो गया। ये वाला जो ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है नंबर 1 वाला, इसका फॉर्मल चार्ज कितना आया, 1 आया, +1 इतना क्लियर है। 2 नंबर के लिए ट्राई करते हैं, 2 नंबर के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन इट्स फ्री स्टेट कितना रहेगा, वही 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फॉर नंबर 2 तो 1 इलेक्ट्रॉन था और एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो दोनों मिलके टोटल कितना हुआ, 2 + 2 + 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि ऑन शेयर्ड पेयर, लोन पेयर में काउंट किए जाएंगे। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 3 हो गए मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 - 6 हो गया, और बॉन्ड पेयर कितने, एक ही बॉन्ड पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, हाफ इंटू 2 1, तो 6 - 6 0 -1 तो ये जो 2 नंबर वाले ऑक्सीजन है इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, -1 हो गया। 3 नंबर के लिए काउंट करते हैं, फॉर नंबर 3, नंबर 3 में फ्री स्टेट में कितने हैं, आउटर मोस्ट में ऑक्सीजन के फ्री स्टेट में कितने होते हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले भी देखा है, 6 माइनस इसके लोन पर कितने, 2 सिंगल बॉन्ड कर दिया ना, तो बाकी 2 तो बच गए, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था, एक सिंगल बॉन्ड बनाया था ना, तो एक और सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया था,
तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 लोन पेयर ऑलरेडी थे, यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया, उसके बाद एडिशनल एक माइनस चार्ज भी हो गया, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में आ गए। समझ में? तीसरा के लिए 2 ही लोन पेयर है, 2 ही लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन 6 - 4। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड पेयर 1 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ इंटू 4, 4 इलेक्ट्रॉन, हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 6 - 4 2 -2 कितना हो गया? 0 हो गया, 0 ही हुआ ना, 0 हुए। तो अब असाइन करते हैं फॉर्मल चार्ज। ये वाले के ऊपर +1, ये वाले के ऊपर -1 और ये वाले के ऊपर 0 0। लेकिन जब हम डायरेक्ट मॉलिक्यूल को लिखते हैं ऐसे ही लिखते हैं O3। कोई चार्ज होता है क्या? कोई चार्ज होता है क्या? ऐसे अगर हम CO3 2- लिखे, यहाँ पे चार्ज मेंशन करना पड़ता है। O3 में कोई चार्ज होता है क्या? क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो गए, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो ये हम जो फॉर्मल चार्ज निकालते, मैंने पहले भी बोला था, ये एक इमेजिनरी चार्ज होता है जो हम असाइन करते हैं हर एक एटम को, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को काउंट करके हम एक इमेजिनरी चार्ज असाइन करते हैं। तो ये में क्या हो गया? तीनों ऑक्सीजन के हो गए, एक में +1 हो गया, एक में -1 हो गया, एक में 0 हो गया, न्यूट्रल। समझ में आ गया फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते? सिंपल है, मैं फिर से समराइज कर देता हूँ फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते। एक ही एटम को पकड़ना है, किसी एक ही एटम, पर्टिकुलर एटम के लिए निकालना है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो जब वो उसके फ्री स्टेट में होगा, टोटल काउंट कर लो। फिर उसके बाद उसमें से माइनस करो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कितने भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट करो, माइनस करो, और हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस आ गया फॉर्मल चार्ज। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, हो गया फॉर्मल चार्ज। तो बाकी के पार्ट आगे की क्लास में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो ट्राई जरूर करेंगे और इम्प्रूव करने के लिए। वैसे दिस इज द फर्स्ट वीडियो, तो थोड़ा बहुत गलतियाँ हो जाती है, सॉरी फॉर दैट। तो बाकी आगे हम केमिकल बॉन्डिंग के बाकी की जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।